साथियों नमस्कार। गुप्त काल से सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सवालों का मोड होगा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, जो गुप्त काल चला था वो 319 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गुप्त काल लगभग 540 ईस्वी तक चला था। गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए, गुप्त काल की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्त श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अच्छा, श्रीगुप्त के बाद कौन आया था, किसने शासन किया था? तो देखिए, सबसे पहले था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में मैं शॉर्ट में लिखूंगा घटोत्कच, है ना। घटोत्कच ये आया था। फिर आया था चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखना, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद में आया समुद्रगुप्त उसके बाद में आए दोस्त। समुद्रगुप्त के बाद में आया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड आया, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में आया कुमारगुप्त, याद रखो। कुमारगुप्त के बाद में आया था स्कंदगुप्त, याद रखो। ये था गुप्त वंश के शासकों का कालानुक्रम, ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है आप लोगों को। स्थापना पूछे तो आप लोग कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर सकते हैं आराम के साथ। और टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल दिखाते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? पढ़िए, सारे ऑप्शंस बताइए। तो देखिए, सही आंसर जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसमें से, आर्यभट्ट था वो। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कैसी थी? सही आंसर जाएगा संस्कृत भाषा थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सही आंसर जाएगा शकों को पराजित करने, यानी शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष रूप से सिक्के जारी किए। मेहरौली अर्थात दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? बोलो भाई। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। कौन सी सदी थी? चौथी सदी चल रही थी, क्योंकि 319 से और 320 से गुप्त काल शुरू हुआ था। तो ये चौथी शताब्दी में गुप्त शासक थे उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग इसे 375 से 413 ईस्वी के बीच बनवाया था दोस्त, याद रखना। ये मेहरौली का जो लो स्तंभ है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की कौन सी रचना थी? कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन ए। अभिज्ञान शकुंतलम वो रचना है जिसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में होती है। देखिए, गुप्त जो वंश स्टार्ट हुआ, इसके शासक कौन थे? श्रीगुप्त थे, ठीक है ना। चलो, जो श्रीगुप्त थे इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा आदि पुरुष गुप्त काल में किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आदि पुरुष कहा जाता था श्रीगुप्त को, याद रखो। अच्छा, जो श्रीगुप्त था ना, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी।
उपाधि, महाराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने। आगे बताऊंगा इन सब चीजों को मैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? किस काल में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? बोलो भाई। गुप्त काल, ऑप्शन बी। अच्छा, किसने की थी? दशमलव प्रणाली। देखिए, गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। तो गुप्त काल में अगर आप लोगों से पूछे तो कौन था दोस्त? आर्यभट्ट था, है ना, आर्यभट्ट। इसीलिए खगोलीय और गणितज्ञ इसे माना गया था, याद रखो। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? सही आंसर है समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना गया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सर्कोपम कहा गया है? सर्कोपम कहा गया है। सही आंसर है इसका कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 9 को कर लो। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये सब महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 10 की तरफ। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमार गुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन बी, कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक ना। बख्तियार खिजली ने इसे ध्वस्त कराया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आ गई बात, देखो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया वही जो पूछने लायक था इसमें। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है, प्रथम को, ठीक नहीं, याद रखना ये चीज। महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने ही धारण की थी, याद रखो, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना था, याद रखो, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको जानकारी देता हूँ श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में एक लाइन है कि इसके के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के खर्च के लिए 24 गांव दान में दे दिए थे इसने। 24 गांव दान में मंदिर निर्माण के लिए श्रीगुप्त ने दे दिए थे। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो कहाँ बनवाना था मंदिर जिसके लिए अनुमति मांगी गई थी? ऑप्शन डी, बोध गया बिहार में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी राजा मेघवर्मन ने। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ और किस काल में हुआ? चलिए, गुप्त काल की वीडियो चल रही है तो गुप्त काल ही इसका आंसर करोगे आप, गुप्त काल में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो जो गुप्त काल में सिक्के जारी किए गए चांदी के, वो रूपक कहलाते थे, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 15। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज या महाधीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन सी चलेगा इसके साथ, चंद्रगुप्त ने। आगे बढ़िए। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे भगवान विष्णु, ऑप्शन डी।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसके उन्मूलन के दौरान यानी शकों को खदेड़ने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो याद रखना, सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन। गुप्त वंश के शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को, है ना, सबसे अधिक अनुदान दिया था गांव के रूप में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन था। याद रखो, एमपी में है उज्जैन। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीणा वादन करते हुए, है ना, नृत्य वाली जो मूर्ति है इन्हीं के उस पे मिलेगी, सिक्कों पे। तो सही आंसर जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन डी। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी प्रयाग अभिलेख से मिलेगी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, काल था गुप्त काल, ऑप्शन सी इसके लिए ठीक है। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया? अपने को, खुद को, मैंने बोला था अभी थोड़े समय पहले। कौन था शासक? समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसे स्वर्ण काल भी बोलते थे, गुप्त काल को। सही आंसर है कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं संबंधित हैं गुप्त काल से दोस्त। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सही आंसर जाएगा राजतंत्रात्मक थी, ऑप्शन सी। फाहान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी फोकुओकी निम्नलिखित में से किसका वर्णन उसमें मिलता है? सही आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, गुप्त काल। यानी गुप्त जो शासक थे, गुप्त राजवंश, ये हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण ये कालिदास ने नहीं लिखा था भाई, बाद बाकी सभी लिखे थे ये। माल विकाग्निमित्रम विकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, और यहाँ पे विक्रमोर्वशीयम, ये सभी। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह भारतीय विद्वान कौन था? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट था। आगे बढ़िए। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत क्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नवनीत क्रम, ऑप्शन डी, चिकित्सा, मेडिकल से संबंधित है भाई। आगे बढ़िए। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे?
कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त शासकों से संबंधित है अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? याद रखना देवगढ़ का मंदिर है दस अवतार मंदिर। तो पूछा गया दस अवतार मंदिर कहाँ पे? देवगढ़ में। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर वही है, देवगढ़ वाला। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? कौन कौन सी गुफा का नंबर है इसमें से जिसका निर्माण अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 एवं 19 ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये गुप्त काल में बनी थी। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था जिसने तांबे का सिक्का जारी किया था? सही आंसर है रामगुप्त। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर है ऑप्शन सी भानुगुप्त। आगे बढ़िए। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे भैया। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? मैंने बोला था ना वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, तो ऑप्शन ए ही ठीक है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त काल में, ऑप्शन बी। फाहान किसके शासन काल में भारत आया? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जो फाहान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा या गोल्डन एज किस युग को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी यानी गुप्त काल को। आगे बढ़ते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो देखिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया, तो सोने के सिक्के जाहिर सी बात है इसी काल में होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित है तो वो कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। ये यूरोपीय भाषा में भी अनुवादित है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है दोस्त? तो देखिए भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का यानी स्त्री और पुरुष दोनों के सती होने का जिक्र मिलता है। फाहान कहाँ का निवासी था दोस्त? ये पूछ सकता है। याद रखना ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फाहान चीन का निवासी था। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवर सेन ये वाकाटक वंश का शासक था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्त? सही आंसर है बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर में सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ और बड़ा ढेर था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त था वो। सवाल नंबर 52। मिहिर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? तो याद रखना मिहिर कुल का संबंध जो है वो है हूण से, हूणों से संबंधित है दोस्त। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को और जानकारी देता हूँ अपने पास से। चंद्रगुप्त प्रथम जो रहा था देखिए उसका मैं आपको कार्यकाल बताता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 तक रहा था, इसने शासन किया था।
ठीक है ना। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया था। वह महाराजा घटोत्कच का पुत्र था और उसका जो स्थान था गुप्त वंश में वह तीसरे नंबर का था। इसके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना यही रही कि इसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की थी, लिच्छवी वंश के साथ। इससे इससे चंद्रगुप्त की दूरदर्शिता साबित होती है, ठीक है ना। और मैं बात करूं इसमें लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध बढ़ाने के लिए उनकी राजकुमारी थी कुमार देवी। कुमार देवी के साथ इसने विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसकी पुष्टि भी गुप्त शासकीय गुप्त वंशीय अभिलेखों तथा स्वर्ण सिक्कों से होती है, जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी की फोटो अंकित है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम को एक नए संवत के प्रवर्तक का श्रेय प्राप्त है, जिसे परवर्ती लेखों में गुप्त संवत की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, एक आपके फ्लीट नाम के वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं। इनके अनुसार गुप्त संवत जो प्रारंभ हुआ था ना, वो 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, मैंने आपको बताया था। और महाराज की उपाधि धारण की थी किसने? श्रीगुप्त ने, ठीक है ना। अच्छा, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से अपने जो शक्ति है उसको इसने बढ़ाया था। इसकी पुष्टि दो प्रमाणों से हो गई, एक स्वर्ण सिक्के और चंद्रगुप्त अच्छा, रानी राजा प्रकार, विवाह प्रकार आदि। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए, जिसे रूपक कहा जाता था। अच्छा, देखिए गुप्त वंश जो है वो शुरू हुआ 319-20 में, लेकिन शक संवत ये पूछा जाता है। शक संवत हुआ था 78 ईस्वी में। दोनों के बीच अंतर पूछ सकता है तो 241 वर्ष का लगभग अंतर माना जाता है दोस्त। 241 का ये अंतर भी पूछ लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में समुद्रगुप्त रहा था 350 से 375 तक, ये याद रखना। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और इसका पुत्र था, ठीक ना। इसकी जानकारी का स्रोत जो है प्रयाग प्रस्तीय लेख है, जहां से ये जानकारी मिली, और इलाहाबाद स्तंभ लेख भी है, ये भी है, ठीक है दोस्त। चलो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग आपको कवर करा लिए। और इसके बाद में मैं ये कहूँगा कि बस जो समुद्रगुप्त था इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु उपाधि का अभिलेख भी मिलता है, याद रखना। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आया, जिसे विक्रमादित्य कहा गया। ये चला था 375 से 415 ईस्वी तक, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जय हिंद।